नमस्कार और आदाब। नमस्कार। नमस्कार। हम सब की तरफ से आपका हमारे इस कार्यक्रम में स्वागत है, जिसका नाम है जी हाँ, मैं जानती हूँ आप सबको मेरा इंतजार होगा और इंतजार होगा उन नई नई बातों का जो मैं आपको बताऊंगी। क्या आप जानते हैं 1 नैनोमीटर 1 मीटर की तुलना में इतना छोटा होता है जितना कि पृथ्वी के तुलना में एक अंगूर। तो चलिए मैं अपना वादा निभाती हूँ और आपको बताती हूँ नैनो टेक्नोलॉजी की नई नई उपलब्धियों के बारे में। नैनो टेक्नोलॉजी ने अब निकाला है एक आर्टिफिशियल नाक और अब आप अपनी कार अपने मनपसंद स्पीड से चला सकते हैं, क्योंकि टायर बर्स्ट से जो एक्सीडेंट्स होते हैं वो तो अब होंगे ही नहीं। लेकिन ये सब संभव कैसे होगा? ये सब संभव होगा नेम्स के द्वारा, जो हमारा आज का विषय है। नेम्स यानी कि नैनो इलेक्ट्रोमैकेनिकल सिस्टम। तो चलिए जानते हैं नेम्स के बारे में। नेम्स को जानने के लिए सबसे पहले जरूरी है कि हम ये जानें कि मेम्स क्या है। मेम्स वो छोटी छोटी मशीनें या मशीनों के हिस्से हैं जिसका आकार है 1 माइक्रोमीटर से लेकर 1 मिलीमीटर तक। इनकी सहायता से हम बहुत छोटे स्तर पर यानी माइक्रो और मिलीमीटर के स्तर पर चीजों के फेरबदल और उनको मापने और नापने में सफल होते हैं और इसी स्तर पर नई नई चीजों का निर्माण भी कर सकते हैं। नेम्स यानी नैनो इलेक्ट्रोमैकेनिकल सिस्टम बिल्कुल मेम्स की तरह है। फर्क है तो सिर्फ उनके आकार में, उनके साइज में। मेम्स जहां माइक्रो स्तर पर काम करते हैं, वहीं नेम्स नैनो स्तर पर काम करते हैं और इनका सीधा संबंध नैनो टेक्नोलॉजी से है। हम बात कर रहे हैं उन बड़ी बड़ी उपलब्धियों की जिनका आकार बहुत छोटा है। अब इस छोटी सी मोटर को ही देख लीजिए। इस मोटर के आविष्कार के पीछे भी एक कहानी है। हुआ यूं कि सन 1950 में नोबेल प्राइज विजेता वैज्ञानिक रिचर्ड फेनमैन ने दुनिया को चुनौती दी संसार की सबसे छोटी मोटर बनाने की, 1 इंच के 64वें भाग से भी छोटी मोटर। विलियम मैकलेलन ने ये चुनौती स्वीकारी और दुनिया की सबसे छोटी मोटर बना डाली। इसके लिए इन्होंने ट्वीजर और माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल किया था। शायद दुनिया में मेम्स की शुरुआत इस नन्ही मोटर से ही हुई थी। आइए अब मेम्स को जरा विस्तार से जानें। इलेक्ट्रो और मैकेनिकल सिस्टम को एक साथ जोड़कर जो उपकरण बनाए गए, उन्हें नाम दिया गया इलेक्ट्रोमैकेनिकल सिस्टम। पानी का पंप और मोटर इलेक्ट्रोमैकेनिकल सिस्टम है। फिर धीरे धीरे ये मशीनें छोटी होती गईं। इनका आकार माइक्रो स्तर पर पहुंच गया और तब इन्हें नाम दिया गया माइक्रो इलेक्ट्रोमैकेनिकल सिस्टम यानी मेम्स। मेम्स का उदाहरण है एकदम नए मोबाइल फोन में इस्तेमाल होने वाली मोटर। ये मोटर फोन को ठंडा रखने वाले पंखे को चलाती है। बहुत जल्द ऐसा फोन बाजार में आने वाला है। आजकल नए किस्म के एंटीना में भी रेडियो फ्रीक्वेंसी मेम्स स्विचों का प्रयोग किया जाता है। इन एंटीना में अलग अलग कोणों में प्रसारण संभव है। ये विशेषता पहले के एंटीना में नहीं थी। इन रेडियो फ्रीक्वेंसी स्विच वाले एंटीना का प्रयोग उपग्रहों के लिए होता है। मेम्स के बाद अब देखते हैं नेम्स के कमाल। ये दुनिया की सबसे छोटी सिंथेटिक मोटर है। ये मोटर लगभग 500 नैनोमीटर यानी मनुष्य के एक बाल से 300 गुना छोटी है। इसमें घूमने वाला हिस्सा और जिस हिस्से पर ये घूमता है, दोनों ही 100 से 300 नैनोमीटर लंबे हैं। इसमें इस्तेमाल किए गए कार्बन नैनो ट्यूब शाफ्ट की चौड़ाई तो सिर्फ 5 से 10 नैनोमीटर की है। बाप रे, इतनी छोटी मोटर? ये नैनो मोटर है बुद्धू, और नैनो का आकार तो तुम्हें पता ही है। नैनो इलेक्ट्रोमैकेनिकल सिस्टम पर आधारित ये मोटर भविष्य में सभी नैनो उपकरणों में इस्तेमाल की जाएगी, जैसे कि नैनो रोबोट्स, ड्रग डिलीवरी सिस्टम, बायोसेंसर्स वगैरह वगैरह। इस तरह के मोटरों के बहुत सारे प्रयोग किए जा रहे हैं, क्योंकि इसके रोटेटर किसी भी एंगल में फिट किए जा सकते हैं। इसका इस्तेमाल ऑप्टिकल सर्किट में रोशनी को रीडायरेक्ट करने के लिए किया जाता है और इसका प्रयोग बायोमेडिकल प्रोडक्ट्स के व्यावसायिक उपयोग के लिए भी किया जाता है। नैनो टेक्नोलॉजी और मेम्स की उपलब्धियों का एक बेहतरीन नमूना है ये माइक्रो सुइयां, जो ट्रांसडर्मल इंसुलिन डिलीवरी के लिए इस्तेमाल की जाती है। ये ड्रग डिलीवरी सिस्टम माइक्रो फैब्रिकेशन से बना है। कभी तो सिर्फ ये एक कल्पना थी, लेकिन आज एक सुकून भरा सच कि अब दवाइयां आपके शरीर के अंदर बहुत आसानी से पहुंच जाएगी।
ना तो आपको इन्हें खाना पड़ेगा और ना ही इंजेक्शन लेने की परेशानी उठानी पड़ेगी। अक्सर मुंह से दवाइयां लेते वक्त एक समस्या खड़ी हो जाती है कि ये दवाइयां हमारे आंतों में चली जाती है, लेकिन इन सुइयों द्वारा हम इस समस्या से बच सकते हैं। पर सुइयां तो चुभती होंगी, दर्द होता होगा। नहीं, बिल्कुल नहीं। यही तो कमाल है इस डिवाइस का। नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी सचमुच में एक इंटरडिसिप्लिनरी या मल्टीडिसिप्लिनरी सब्जेक्ट है। नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी रिसर्च के लिए या नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी समझने के लिए हमें अलग अलग सब्जेक्ट्स में जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मेडिसिन या इंजीनियरिंग का ज्ञान होना जरूरी है। इसी इंटरडिसिप्लिनरी नेचर के कारण नैनो एजुकेशन या नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी एजुकेशन एक रिसर्च का विषय बनता जा रहा है। क्या नैनो एजुकेशन अंडर ग्रेजुएट लेवल पर, बीटेक या बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग लेवल पर एक कोर्स सब्जेक्ट बन सकता है? इन सब विषयों पर विचार करने के लिए एक इंटरनेशनल जर्नल ऑफ नैनो एजुकेशन भी शुरू हो चुका है। माइक्रो फैब्रिकेशन के द्वारा माइक्रो सुइयों की रचना तैयार की जाती है। सुइयों की यही रचना त्वचा की बाहरी सतह भेद कर दवा को डर्मिस के अंदर कैपिलरीज में प्रवेश करवा देती है। ये एक छोटी सी सुई डीप रिएक्टिव आयन एचिंग प्रक्रिया से बनाई जाती है। ये सुइयां त्वचा में छोटी छोटी नालियां बना देती हैं, जिनके जरिए दवाई शरीर में प्रवेश कर जाती है। इन सुइयों को त्वचा में प्रवेश करवाने के लिए सिर्फ हल्का सा दबाव डालना पड़ता है, इतना हल्का कि जिससे बिल्कुल भी दर्द नहीं होता है। तब तो ये बहुत अच्छी सुइयां हैं, जिनके चुभने से भी दर्द नहीं होता है। इसीलिए ये चिकित्सा के लिए बहुत उपयोगी हैं और इसको एक नहीं कई बार इस्तेमाल किया जा सकता है। और आइए जानते हैं नेम्स के कुछ नए नए उपकरणों के बारे में जो हमारे लिए बहुत काम के हैं। आज तक वैज्ञानिकों ने वजन करने के ऐसे माप तो बनाए थे जिनसे छोटी से छोटी चीज जैसे धूल के कण को तोला जा सके, लेकिन अब शोधकर्ता ऐसे माप बना रहे हैं जिनसे वायरस को तोला जा सके और उनका पता लगाया जा सके। इस नए तरीके से दवाइयों और बायोलॉजिकल हथियारों को भी तोला जा सकेगा। वैज्ञानिकों ने तो अब एक ऐसा नेम्स डिवाइस बनाया है जिससे सिर्फ 10⁻⁻18 ग्राम की वस्तु को तोला जा सके। इस डिवाइस में एक छोटे सिलिकॉन वेफर से बना एक ऑसिलेटिंग कैंटिलीवर होता है, जिसकी लंबाई सिर्फ 4 माइक्रोन होती है और चौड़ाई सिर्फ 500 नैनोमीटर। इसमें जब एक छोटे कण को वेफर पर रखा जाता है तो ये उस फ्रीक्वेंसी को बदल देता है जिस पर वेफर में कंपन पैदा होता है। इस बदलाव का पता लेजर रोशनी के प्रतिबिंब को देखकर लगाया जा सकता है। इसके अलावा अब वैज्ञानिकों ने कैंटिलीवर पर एक खास वायरस के प्रति संवेदनशील एंटीबॉडीज का लेप करके इसी डिवाइस का इस्तेमाल वायरस को खोजने के लिए भी किया है। इसके लिए कैंटिलीवर्स को ऐसे घोल में डुबोया जाता है जिसमें वायरस होते हैं। ये वायरस उस डिवाइस पर चिपक जाते हैं। तब डिवाइस को घोल में से निकालकर उसकी फ्रीक्वेंसी को फिर से मापा जाता है। इनमें संवेदनशीलता बहुत ज्यादा होती है, इसलिए इन पर वायरस को बहुत जल्द ढूंढा और पहचाना जा सकता है। नन्हे वायरसेस को खोजने के लिए नन्हे उपकरण, और अब तो ऐसे नन्हे जासूस बन गए हैं जो समुद्र के अंदर जाकर समुद्र के पोल्यूशन का पता लगा लेते हैं। वैज्ञानिकों ने बहुत ज्यादा प्रदूषित समुद्री इलाकों पर नजर रखने के लिए एक तरीका खोज निकाला है। उन्होंने बहुत छोटे माइक्रोस्कोपिक रोबोट्स का निर्माण किया है जो समुद्र की गहराई में छुपे खतरनाक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को ढूंढ निकालेंगे। शोधकर्ता अब ऐसे रोबोट बना रहे हैं जो समुद्र के पानी में घूमेंगे, महसूस करेंगे और बाहर से संपर्क भी रखेंगे। इसमें 1 अरब रोबोट्स को मिलाने के लिए एल्गोरिदम की जरूरत होगी। ये सारे के सारे रोबोट जो पानी में भेजे जाएंगे, उनका संपर्क कंप्यूटरों से होगा और कंप्यूटरों पर भेजे गए संकेतों के जरिए हम ये जान जाएंगे कि समुद्र के अंदर क्या हो रहा है और इस तरह से प्रदूषण पर नियंत्रण रख पाएंगे। प्रदूषण के बाद अब बारी आती है सुरक्षा की, और इसमें भी नेम्स ने हमारी मदद की है। खास तौर से
ट्रैवलिंग और ड्राइविंग करते समय हमारी फिक्र दूर कर दी है। अब कार चलाते समय ना तो एक्सीडेंट का डर और ना ही चोट लगने का खतरा, और इसका भी श्रेय जाता है वही हमारे नेम्स सेंसर एक्चुएटर्स को। ये एक चमत्कारिक उपकरण है। इसमें सेंसर का काम है एक समस्या का पता लगाना और एक्चुएटर को उसकी सूचना देना। एक्चुएटर का काम है उस अवस्था को बदलकर वहीं समस्या को सुलझा देना, और अगर समस्या काफी गंभीर है, पूरा सिस्टम खतरे में है, तो तुरंत सिस्टम को बंद कर देना। उदाहरण के लिए, अगर एक्सप्रेस हाईवे पर तेजी से दौड़ती हुई कार के टायर ज्यादा गर्मी और हवा के दबाव से लगभग फटने ही वाले हैं, तब गाड़ी में लगे सेंसर एक्चुएटर्स में से सेंसर तुरंत इसकी सूचना ड्राइवर को देगा। ड्राइवर को भी एक निश्चित समय के अंदर ये निर्णय लेना है कि वो इस अवस्था में क्या करे। लेकिन अगर ड्राइवर निर्णय नहीं ले पाता, तो एक्चुएटर तुरंत कार के इंजन को धीमा करके कार की गति को कम करेगा और फिर उसे रोक देगा। है ना कमाल नैनो टेक्नोलॉजी का, खास तौर से नेम्स का। अब यही नेम्स कार दुर्घटना ही नहीं, बल्कि भोपाल गैस दुर्घटना जैसी बड़ी दुर्घटनाओं को भी रोक सकेंगे और लाखों करोड़ों लोगों की जान बचा पाएंगे। मान लीजिए एक गैस स्टोरेज टैंक में दबाव बहुत बढ़ जाता है, इतना बढ़ जाता है कि गैस लीक होने का खतरा होने लगता है। इस बात का पता प्रेशर सेंसर लगा लेगा, बल्कि कंट्रोल रूम को तुरंत सूचित करके सावधान भी कर देगा कि वो इस पर तुरंत कार्यवाही करे। लेकिन अगर कंट्रोल रूम एक निश्चित अवधि में निर्णय लेने में या कार्यवाही करने में असफल होता है, तो एक्चुएटर तुरंत पूरे के पूरे गैस प्लांट को ही बंद कर देगा, ताकि दबाव और न बढ़े और गैस लीक होने का खतरा टल जाए। भारत के अलग अलग संस्थानों में नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी को अलग अलग तरीकों से पढ़ाया जा रहा है। अगर हम इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की एग्जांपल लें, तो आईआईटी दिल्ली में नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी पढ़ाने के लिए एक माइनर एरिया स्कीम शुरू की गई है। इस माइनर एरिया स्कीम में बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी के सभी स्टूडेंट अपने कोर्स सब्जेक्ट्स के साथ साथ नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी के सब्जेक्ट्स को भी पढ़ सकते हैं। आईआईटी बॉम्बे में मास्टर ऑफ नैनो साइंस प्रोग्राम शुरू किया गया है। ये प्रोग्राम बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग फिजिक्स के स्टूडेंट ले सकते हैं। जब जब विज्ञान की प्रगति हुई, उन्नति हुई, तब खतरे भी बढ़े, लेकिन इन खतरों का समाधान भी विज्ञान के ही पास है। विज्ञान के पास तो बहुत कुछ है, लेकिन चलिए पता करते हैं नैनो टेक्नोलॉजी के पास क्या क्या है। नैनो टेक्नोलॉजी खास तौर से नेम्स आपके लिए ले आया है एक आर्टिफिशियल नाक। अरे इसमें नया क्या, कितनी हीरोइनें आर्टिफिशियल नाक लगाकर खूबसूरत बन चुकी हैं। पर ये वो नाक नहीं फूल, इन्होंने हमें पहले ही बताया था। ये तो सुरक्षा व्यवस्था में इस्तेमाल की जाने और हमारी जान बचाने वाली नाक है। ये आर्टिफिशियल बायोलॉजिकल नाक भविष्य में वस्तुओं को सूंघने की क्षमता रखेगी। बायोलॉजिकल नाक अणुओं को पहचान कर उनके संकेत मस्तिष्क को देती है। यही काम अब आर्टिफिशियल नाक करेगी, अणुओं की पहचान करके उनके संकेत हमें देगी। आजकल नेजल मेम्ब्रेन की जगह इस आर्टिफिशियल नाक का प्रयोग बहुत हो रहा है। आर्टिफिशियल नाक असल में पॉलीमर्स हैं जो बिजली से चलते हैं। इस बिजली से चलने वाली नाक में मिले जुले पॉलीमर्स को इलेक्ट्रोड्स के बीच फैला दिया जाता है। जैसे ही उस पर अणु आते हैं जिन्हें सूंघना है, इन पॉलीमर की कंडक्टिविटी में एक खास तरह का बदलाव आता है, जिससे अणुओं की पहचान हो जाती है। इनका पता लगाने और ढूंढने का तरीका न्यूरल नेट्स पर आधारित है। जैसे ही कोई नया अणु इन पॉलीमर्स पर उतरता है, इनके बदले हुए संकेतों से हम जान जाते हैं कि वहाँ कुछ है। इसके लिए नाक को ट्रेन करना पड़ता है। जैसे अगर हमें भी जब कोई महक पहली बार आती है तो हम उसे पहचान नहीं पाते, पर यही महक जब दूसरी बार आती है तो हम उसे तुरंत पहचान जाते हैं। यही बात आर्टिफिशियल नाक में उसके इलेक्ट्रॉनिक गुण कहलाती है, और पॉलीमर अणुओं के इलेक्ट्रॉनिक गुण ही इलेक्ट्रॉनिक नाक का आधार है। और अब इस आर्टिफिशियल नाक का प्रयोग सीक्रेट सेंसर्स में किया जाएगा। जी हाँ, सीक्रेट सेंसर नैनो टेक्नोलॉजी का एक ऐसा कारनामा है
जो गैस के अणुओं को पकड़कर हमारी सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करेगा। तो चलिए देखते हैं ये सीक्रेट सेंसर कैसा है। वैज्ञानिकों ने मधुमक्खी के छत्ते जैसा बहुत ही पतला छत्ता विकसित किया है। एक ऐसी झिल्ली जिसमें नैनो आकार के बहुत से छोटे छोटे छेद हैं। ये छेद अत्यंत छोटे हैं और साथ ही बहुत पास पास हैं, इतने पास कि गैस के अणु उन तक जाते ही उनमें फंस जाए। इस झिल्ली के इस्तेमाल से जो नया सेंसर बनाया गया है उसका आकार एक सेल फोन से ज्यादा बड़ा नहीं है। ये सेंसर्स अब हवाई अड्डों, रेलवे स्टेशनों और सबवेज पर छिपाए जा सकते हैं। सेंसर के भीतर झिल्ली के नीचे धातु की गर्म पट्टी अणुओं को एक छोटे डिटेक्टर पर छोड़ देती है ताकि तुरंत इनके बारे में ज्यादा से ज्यादा जानकारी प्राप्त हो सके। ये पूरी की पूरी प्रक्रिया 1 सेकंड से भी कम समय में हो जाती है। अगर कोई आतंकवादी विस्फोटक ले जा रहा है तो उसकी गंध को सेंसर्स तुरंत पहचान लेंगे। कमाल ये है कि सेंसर्स विस्फोटकों की गंध सभी जगह से पकड़ सकते हैं, कपड़ों से, सूटकेसों से और किसी भी सामान से। कहीं से भी रिसने वाली गंध इन सेंसर से बच नहीं सकती। आपने बम निरोधक दस्तों के साथ चलने वाले स्निफर डॉग्स के बारे में तो सुना ही होगा, जो एयरपोर्ट जैसी जगह को सुरक्षा देते हैं। लेकिन नैनो टेक्नोलॉजी से बने डिटेक्टर्स हजारों स्निफर डॉग से भी कई गुना ज्यादा सुरक्षा देंगे, और वो भी किसी की भी जान खतरे में डाले बिना। अपने अगले सेगमेंट द लिविंग अर्थ में हम जानेंगे धरती के विभिन्न जीव जंतुओं के बारे में। हम में से ज्यादातर लोग मछली से परिचित हैं। ये सुरमई, गहरे सुरमई या रुपहले रंग की होती है। लेकिन वैज्ञानिकों ने समुद्र की जलराशि के नीचे कुछ बेहद चमकदार और शानदार रंग ढूंढ निकाले हैं, और ये रंग हैं मछलियों के। यहां हजारों रंगों, आकारों और प्रकारों की मछलियां मिलती हैं, मगर इनका मकसद एक ही है। रंग को जीवित रहने की तकनीक के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। यह अपने बचाव और शिकार को पकड़ने दोनों ही काम आता है। मछलियां रंग, छिपने की कला, मिमिक्री और आकार को अपने जिंदा रहने की रणनीति के रूप में इस्तेमाल करती हैं। मछलियां अपने शिकार से बचने के लिए खुद को अदृश्य बना लेती हैं। कभी कभी मछलियां अपने आसपास के माहौल में घुल मिल जाने के लिए रंग बदल लेती हैं, जैसे कि स्क्विरल फिश और रेड ब्रेस्टेड रॉसे जैसी प्रजातियां। ये दूसरी मछलियों के लिए बिल्कुल अदृश्य ही हो जाती हैं। जिन अन्य इलाकों में मछलियां कोरल के बीच रहती हैं, उनके रंग उन्हें रीफ की छाया से रंग मिलाने में मदद करते हैं। हमें जो रंग चटख लगते हैं, वो मछलियों के लिए बचाव मुहैया कराते हैं। वो जिस तरह से रंगों को देखती हैं, उस कला को संपूर्ण बनने में लाखों साल लगे, और रंगों के बारे में उनकी सोच एकदम अलग है। इन नाजुक प्राणियों के लिए इन बदलावों और तकनीकों से जिंदगी और मौत के बीच का फर्क तय होता है। बड़े आकार के परभक्षियों से बचने के लिए इनके पास यही एकमात्र तरीका है। इंसान बेशक सबसे बुद्धिमान प्रजाति हो सकती है, लेकिन फिर भी विकास की इस प्रक्रिया में उसे प्रकृति के विकासवादी तौर तरीकों और एक दूसरे पर निर्भर होने की उस पेचीदा प्रक्रिया से बहुत कुछ सीखना है, जो जीवन के समस्त स्वरूपों को एक साथ बांधती है। अब समय है सवाल जवाब का। कॉन्टेस्ट नंबर 1 में पूछे गए प्रश्न का सही जवाब है, और इसका सही उत्तर भेजने वाले 5 विजेताओं के नाम इस प्रकार हैं। प्रतीक घोटकर वर्धा महाराष्ट्र से, संदीप नागर अहमदाबाद गुजरात से, मलिक छवारे वर्धा महाराष्ट्र से, साईदीप शंभू भोसले वारदेस गोवा से और आयुष आर्या हावड़ा पश्चिम बंगाल से।
इनके अलावा 10 और विजेताओं को सांत्वना पुरस्कार भेजे जा रहे हैं। हमारा आज का प्रश्न है, NEMS का पूरा नाम क्या है? A. नैनो इलेक्ट्रोमैकेनिकल सिस्टम, B. नैनो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सोर्स या C. नेचुरल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिस्टम। आपका जवाब हमें 10 दिन के अंदर इस पते पर मिल जाना चाहिए। विज्ञान प्रसार C24, कुतुब इंस्टीट्यूशनल एरिया, नई दिल्ली 110016। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है contest@vigyanprasar.gov.in। अगर आपके पास कोई सुझाव है तो आप हमें जरूर भेजिए या ईमेल कर सकते हैं info@vigyanprasar.gov.in पर। सुरक्षा अधिकारियों के सहायता के लिए नैनो टेक्नोलॉजी ने, खास तौर से नेम्स ने तो अपना योगदान दे दिया। अब आप भी मुझे एक चीज दे दीजिए, इजाजत, क्योंकि वक्त मेरे कानों में कुछ कह रहा है। तो फिर मिलते हैं अगले हफ्ते इसी दिन इसी समय। तब तक के लिए नमस्कार। बाय बाय। अगले अंक में हम बात करेंगे जेनेटिक्स के क्षेत्र में नैनो टेक्नोलॉजी के योगदान की और खास तौर पर चर्चा होगी बायोचिप के बारे में।